एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ अपने पेपर 2 की स्ट्रैटेजी को शेयर करने वाली हूँ, जिस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने सोशियोलॉजी में इस बार जेआरएफ को अचीव किया है इन जनरल कैटेगरी और 80 प्लस क्वेश्चंस को टारगेट किया था। मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप भी 80 प्लस क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं सोशियोलॉजी में। इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और सबसे मोस्ट एंड सबसे बेसिक पॉइंट वो है हमारा यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया हमारा सिलेबस। जिस एग्जाम को हमने अप्रोच करना है उस एग्जाम का हमें सिलेबस दिया जाता है और उस सिलेबस को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज ही यही है कि हमें अपने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से और थॉरली पता होना चाहिए। ये जो सिलेबस है यूजीसी नेट का वो हमने ऑलरेडी अपने मास्टर्स के दौरान पढ़ा होता है। इफ आपने मास्टर्स सोशियोलॉजी में की हो तो आपने जरूर पढ़ा होगा। हाँ, एलाइड सब्जेक्ट वाले जो है वो सोशियोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है और यूजीसी का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। मैंने सबसे पहले अपने सिलेबस को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो पार्ट मैंने जो है वो अपने एमए के दौरान पढ़ा था उसको मैंने एक अलग सेक्शन में रख दिया और जो पार्ट मैंने अपने एमए के दौरान नहीं पढ़ा था उसको मैंने एक डिफरेंट सेक्शन में रख दिया। जो पार्ट मैंने अपने एमए के दौरान पढ़ा था उसके मैंने जो है वो नोट्स प्रिपेयर किए अपने एमए के नोट्स में से ही। बिकॉज किसी न्यू चीज से पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है और हमें टाइम लगता है वहां से लर्न करने में, एज कम्पेयर टू जो चीज हमने ऑलरेडी पढ़ कर रखी हो वहां से पढ़ने में हमें थोड़ा कम टाइम लगता है। सेम चीज मैंने भी अप्लाई की। जो चीज मैंने अपने एमए में पढ़ी थी या उन टॉपिक्स को मैंने अपने एमए के नोट से ही प्रिपेयर किए अकॉर्डिंग टू यूजीसी पैटर्न। और जो सेक्शंस मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी उनको मैंने इग्नू के नोट्स और गूगल में से प्रिपेयर किया था। जो टॉपिक्स मेंशन थे उनमें से भी मैंने बहुत मेन पॉइंट मेंशन किए थे अपने नोट्स में। पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा था, मैंने जो है वो 1 लाइन या 2 लाइन्स में अपने कॉन्सेप्ट को वाइंड अप किया था ताकि मुझे रिवीजन में भी इजी हो जाए। बहुत इजी रहा प्रिपेयर करना भी और लर्न करना भी। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे टाइम लगा था ये नोट्स प्रिपेयर करने में, लेकिन एक बार जब मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए थे उसके बाद मुझे रिवीजन में टाइम नहीं लगा। सेकंड कंपोनेंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा पीवाईक्यूज। उनकी हेल्प हम ले सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप पुराने पीवाईक्यूज को उठाकर देखेंगे तो आप यूजीसी के पैटर्न को समझ सकते हैं कि यूजीसी किस हिसाब के क्वेश्चंस आपसे पुट करती है और वो कैसे आप उनको आंसर कर सकते हैं करेक्टली। जो हमारे सिलेबस की फर्स्ट 3 सेक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी वे में मैंने जो है वो अपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के नोट्स को जो है वो बहुत थॉरली प्रिपेयर किया था। उनमें से एक भी सेक्शंस को जो है वो हम स्किप नहीं कर सकते और मैंने भी एक भी सेक्शंस को स्किप नहीं किया था। और हमारे जो बाकी सिलेबस के कंपोनेंट है वो और कहीं ना कहीं वो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर में से निकल जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर देखा जाए, अगर थिंकर्स की बात की जाए तो थिंकर्स में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसका हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं। जैसे उनके लिए उनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पर्सपेक्टिव, उनके स्कूल ऑफ थॉट, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि थिंकर अपने पर्सपेक्टिव में क्या कहना चाहता है। अगर आप इनको क्रैम करने की कोशिश करेंगे तो ये क्रैम होने वाली चीजें नहीं है। आपको इनको बहुत थॉरली समझना पड़ेगा कि थिंकर जो है वो क्या कहना चाहता है, उसका पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्या है, वो क्या चीज बताना चाहता है अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। वो चीज समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस चीज को समझ लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम जो है क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि कितनी चीजें आप क्रैम करने बैठोगे, आप क्रैम इतना नहीं कर सकते। सो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है और उनके लिए जो है वो थिंकर्स की बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। कभी वो बोल देते हैं कि इनमें से मतलब जो ऑप्शंस दिए होंगे इनमें से फॉलोइंग में से कौन सी इनकी बुक नहीं है या कौन सी इनकी बुक है, वो आप चूज करिए या इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि थिंकर में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में गिन के हमारे पास 8 to 9 टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी हैं। उनकी मीनिंग से मतलब है, डेफिनेशन से मतलब है। अगर आप इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आपका बेसिक सच में बहुत बेसिक है जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिनके लिए हमें उनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनका मतलब समझ लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पर लर्न करना और एग्जाम के क्वेश्चंस को टारगेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको मेन चीज़ यहाँ पर ये याद रखनी है कि बेसिक में जो थिंकर
थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थिंकर्स ने डेफिनेशन दी है, तो आपको वो रिटेन रखनी पड़ेंगी। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन एग्जाम हर एक कोई क्लियर नहीं करता। वहां पे आपके ये 3 घंटे आपके लिए बहुत मैटर करेंगे। आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसा कि आप सबको पता है। वहां पे हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंडर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, और उन 4 ऑप्शंस में से हमें सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करना होता है जो वहां पर करेक्ट होता है। मतलब गेस ही करना है तो सबसे बेस्ट गेस कीजिए ना। तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं, जहां पर आपको बहुत लॉजिकली दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि इन दोनों में से जो 50-50 पे आपके चांसेस आ गए हैं, उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन-सा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन-सा सूट कर रहा है इस क्वेश्चन को। और ये सब लॉजिकल थिंकिंग आप तभी लगा सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप क्रैम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रैम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। कितने क्वेश्चंस ही आप क्रैम करेंगे, तो आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पर स्ट्रैटेजिकल वर्क करिए, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करिए, तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे। अगर आपने 2019 में सुना होगा या देखा होगा खुद भी, तो जो 2019 का हमारा पेपर था वो नितिन सांगवान से था। सो उसके बाद जो है वो बच्चों ने नितिन सांगवान को रेफ़र करना स्टार्ट कर दिया था। हालाँकि नितिन सांगवान आईएएस के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर आईएएस का पेपर नहीं देना है, हमें यहाँ पर यूजीसी नेट का पेपर देना है। अगर एक बार नितिन सांगवान से पेपर आया तो हर बार नितिन सांगवान से ही पेपर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि आप जो है वो यूजीसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो पेपर जो है वो कहाँ से डालेंगे। लेकिन एक चीज़ फॉर द श्योर जो आप कर सकते हैं वो है आपकी प्रिपरेशन। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिए। क्वेश्चन जहाँ मर्जी से आए, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, और भी आप ऐसी वीडियोस चाहते हो मुझसे जहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँ सिलेबस के बारे में, सिलेबस के कंपोनेंट्स के बारे में, कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी सेक्शंस आप स्किप कर सकते हो और किस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक नीचे है, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। सो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।